नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी बंगाल में बढ़ी बीजेपी की बौखलाहट की, महामारी पर घिरी मोदी सरकार की, जानेंगे कि जनता को क्यों भारी पड़ेगा टीका, किसानों की हुंकार से कैसे हिलेगी मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी से चरमराई अर्थव्यवस्था की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में छठवें चरण की 43 सीटों के लिए मतदान कल। छठवें चरण में 27 महिलाओं सहित 307 उम्मीदवार मैदान में। छठवें चरण में 50,56,000 महिलाएं, 256 थर्ड जेंडर सहित 1,03,00,000 वोटर्स अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का दूसरा टीका लगवाने के बाद कोवैक्सीन लगवाने वाले 0.04% लोग, जबकि कोविशील्ड की दूसरी डोज लेने वाले 0.03% लोग पाए गए पॉजिटिव। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में महामारी से हालात बेहद खराब। देश में 146 जिले ऐसे जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से अधिक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत को 3 अहम समितियों का बनाया गया सदस्य। यूएन एंटिटी फॉर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, साथ ही विश्व खाद्य कार्यक्रम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में किया गया शामिल। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ने बीते वित्त वर्ष 2020-21 में अपने बजट निवेश लक्ष्य की तुलना में खर्च की 20% कम राशि। डाउनस्ट्रीम कंपनियां लक्ष्य से आगे, एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब छठे चरण की बारी है, जिसके लिए दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अब कल जनता उनकी किस्मत का फैसला करेगी। गुरुवार को ही सूबे में छठे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। खासकर बीजेपी बौखलाई हुई है और अब कमान ममता के पुराने वोट बैंक के हाथ में है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। छठे दौर के लिए कल जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करके ईवीएम में बंद करेगी। इस चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 10,897 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 306 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 12 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 23 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। ये दिग्गज उत्तर 24 परगना जिले के 17 निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा नादिया और उत्तर दिनाजपुर जिलों में 9 और पूर्व बर्धमान जिले की 8 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस चरण को जीतने के लिए सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन ये चरण बीजेपी की चिंता को बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटें हैं जो टीएमसी का वोट बैंक माना जाता है। इसीलिए टीएमसी उन्हें लुभाने में जुटी है। टीएमसी लोगों को बता रही है कि वही बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय की एकमात्र रक्षक है। इतना ही नहीं, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग मौजूदा चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आपसे एकजुट होने का आग्रह करता हूँ। इस बार अपने वोट को विभाजित न होने दें। अगर हमें इन दोनों जिलों और कुछ अन्य में अच्छी संख्या में सीटें मिलेंगी तो हम सरकार बना पाएंगे। आपको ये समझना चाहिए कि मैं आपसे एक कारण के लिए अपील कर रही हूँ। क्या आप चाहते हैं कि हमारे राज्य में बीजेपी आ जाए और एक और गुजरात बने? टीएमसी के इन बयानों से साफ है कि वो मुस्लिम वोटर्स को फिर से अपने पाले में करने में जुटी है। अब देखना होगा कि क्या मुसलमान करते हैं बीजेपी को परेशान। बंगाल चुनाव में अब बीजेपी की असली अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। वैसे इस चुनाव को जीतने के लिए तो बीजेपी ने महामारी पर भी गौर नहीं किया, जिसका हर्जाना अब देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसे लेकर तमाम विपक्षी दल पीएम मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। वहीं अब पश्चिम बंगाल चुनावों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी उन पर निशाना साधा है। देश में स्वास्थ्य मुसीबत रफ्तार पकड़ रही है और पीएम मोदी केवल दवाई और कड़ाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो देश में दवाई उपलब्ध करवा पा रहे हैं और ना कड़ाई दिखा पा रहे हैं। उनकी नाकाम होती नीतियों की वजह से देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक करोड़ों लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि लाखों अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी स्थिति को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है और अब पश्चिम बंगाल चुनावों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दूरदर्शिता और समझ के अभाव को छिपाने के लिए संकट को नजरअंदाज किया। पीएम मोदी ने महामारी से जंग जीतने का दावा करके लोगों से झूठ बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मोदी सरकार इस तरह संकट को संभाल रही है। पहला, अपनी समझ और दूरदर्शिता के अभाव को छिपाने के लिए समस्या को नजरअंदाज करो। दूसरा, अचानक हरकत में आओ, जीत हासिल करने के झूठे दावे करो। यदि समस्या बरकरार रहे तो उसका ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ दो।
यदि हालात में सुधार हो तो भक्त सेना के साथ श्रेय लेने आ जाओ। प्रशांत किशोर से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक सरकार को संभालने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। अब महामारी को लेकर देश की स्थिति इस कदर बिगड़ती जा रही है कि मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। वैसे स्वास्थ्य मुसीबत के बीच सवाल तो आम नागरिक के दिल में भी उठ रहा है कि वैक्सीन बाजार में कब आएगी और कितने की मिलेगी। टीके की कीमतों को लेकर राजनीतिक टिप्पणियां भी तेज हो गई हैं, जिसमें दरों से लेकर आपूर्ति की बात है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 मई से देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से हुई घोषणा के बाद माना जा रहा है कि 2 डोज की कीमत 700 से 1000 रुपए तक हो सकती है। कई राज्य सरकारों ने अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की बात कही है। भाजपा शासित राज्य असम और उत्तर प्रदेश ने ऐलान कर दिया है कि सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र की तरफ से तय किए गए मूल्य को लेकर सवाल खड़ा किया है। राज्यों का कहना है कि किसी भी अन्य देश में अब तक ऐसा नहीं किया गया। इससे राज्यों को वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वैक्सीन को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार की नीति खोखली है। जब कोविड-19 महामारी के मामले बढ़ रहे हैं, तब केंद्र ने खाली हो हल्ले की तिकड़म अपना ली। इसके अलावा ममता बनर्जी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि टीकाकरण की नीति गुणवत्ता, दक्षता, आपूर्ति, कीमत जैसे मुद्दों का समाधान नहीं करती है। इससे बाजार में अव्यवस्था पैदा हो सकती है। इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम को पत्र लिखकर कोविड वैक्सीन की खरीद को लेकर राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को लेकर चिंता जताई है। वहीं उन्होंने 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देने की सरकार की योजना का स्वागत भी किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने लिखा है कि भारत सरकार का चैनल होने के बजाय हमें एक सरकारी चैनल होना चाहिए, जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल होंगी, जिनके माध्यम से वैक्सीन वितरित की जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, फाइजर और स्पुतनिक जैसी वैक्सीन के अपने विकल्पों को आयात करने की अनुमति मांगी है। मोदी सरकार दावा कर रही है कि देश में लोगों को सबसे सस्ती वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन कीमतों का अनुमान बता रहा है कि लोगों को दवा मिलना इतना आसान नहीं है। वैसे इस वक्त आसान तो मोदी सरकार की राह भी नहीं है, क्योंकि किसान एक बार फिर आंदोलन को धार देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी महीने हरियाणा से किसानों का एक बड़ा जत्था दिल्ली के बॉर्डरों की ओर कूच करेगा। महामारी पूरे देश को अपनी चपेट में ले चुकी है। संक्रमण का रोजाना आने वाला आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें लगातार लोगों से एक जगह जमा होने से बचने का संदेश दे रही हैं। लोगों से 2 गज की दूरी बरतने और मास्क लगाने की अपील कर रही हैं। लेकिन इस सबके बीच किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अब किसान संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। किसान संगठन बीकेयू उग्रहन के महासचिव सुखदेव सिंह ने दावा किया है कि 1650 गांव के 20,000 किसान पंजाब के 3 बॉर्डरों को पार करके दिल्ली पहुंचेंगे। इनमें से 60% महिलाएं होंगी, क्योंकि पुरुष अभी खेतों में व्यस्त हैं। इसीलिए महिलाओं को जिम्मेदारी संभालनी होगी। ये सभी बठिंडा, डाबवली, खनौरी, जींद और सरदुलगढ़, फतेहाबाद बॉर्डरों से बसों, वैन और ट्रैक्टरों में भरकर टीकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। किसान संगठनों के ऐलान के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है। जब पूरे देश में महामारी अपने पैर पसार रही है, तो ऐसे में सरकार को चिंता है कि जिस तरह से किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डरों पर जमा हो रहे हैं, वो कहीं बड़ा नुकसान न कर दें। आपको बता दें कि पिछले साल 26 नवंबर से किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब भी सरकार किसानों की मांगों को मानती है या नहीं। किसानों की इस हुंकार से मोदी सरकार एक बार फिर बुरी तरह से घिरने वाली है। अब देखना होगा कि वो अन्नदाताओं के आक्रोश का सामना कैसे करेगी। वैसे मुश्किलें तो नीतीश सरकार की भी इस वक्त बढ़ी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ महामारी से हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश के धुर विरोधी लालू यादव जेल से बाहर आने वाले हैं, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ना तय है। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें इन दिनों कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नीतीश कुमार को सरकार में शामिल गठबंधन के नेताओं का लगातार विरोध झेलना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर लालू यादव की पार्टी आरजेडी लगातार सीएम की मुश्किलें बढ़ा रही है। इस सब की भी नीतीश कुमार का विरोध उनके अपने नेता ही करने लगे हैं। बता दें कि संक्रमण के कठिन दौर में आम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, इसकी पोल सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के नेता ने ही खोल दी। दरभंगा जेडीयू जिला कार्यकारिणी के सदस्य और मधुबनी के 20वीं विधानसभा के प्रभारी अवधेश लाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी भी दी है कि वो बिहार की दुर्दशा सुधारें।
उनकी बात कोई अधिकारी नहीं सुनता। वो कहते हैं कि जेडीयू कार्यकर्ता जनता का काम कराएं, लेकिन जब कार्यकर्ता का ही काम नहीं होता तो वो दूसरे का काम क्या कराएंगे। डीएम एसपी नहीं सुनते, बीडीओ सीओ भी नहीं सुनते, अस्पताल के अधिकारी नहीं सुनते, ये अधिकारी ही उनको डुबो देंगे। जबकि दूसरी तरफ जब से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत हुई है, उस दिन से जेडीयू की चिंता और बढ़ गई है। जिस तरह से पार्टी के अंदर असंतोष फैल रहा है, उससे सीएम नीतीश की चिंता बढ़ गई है। आरजेडी के नेता ये कहने लगे हैं कि बिहार में बहुत जल्द आरजेडी की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में आरजेडी 12 सीटों से सरकार बनाने से चूक गई थी। ऐसे में लालू यादव का बाहर आना और जेडीयू में असंतोष का बढ़ना नीतीश के लिए चिंता का विषय है। लालू यादव के बाहर आने के बाद आरजेडी और जेडीयू के बीच तकरार भी बढ़ सकती है। अब सत्ता की कुर्सी के लिए दुश्मनी तो देखने को मिलती ही है, लेकिन देश में इस वक्त ऐसा दौर चल रहा है जहां नेता दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे के ठीक होने की कामना कर रहे हैं। जी हां, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जैसे ही बीमारी की चपेट में आए, वैसे ही पीएम मोदी से लेकर इमरान खान तक ने उनके ठीक होने की प्रार्थना की। महामारी ने पूरे देश पे हाहाकार मचा दी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के मामलों में तो आज तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए। बीते 24 घंटे में महामारी के 2,95,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। तो अब इसकी जद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आ चुके हैं। इसके बाद उन्हें सोमवार को हल्के बुखार के साथ दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इसके बाद देश के कई नेताओं ने उनके स्वस्थ होने की कामना की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर अमित शाह और कई बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। अब इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल हो गए। आज इमरान खान ने भी ट्वीट करके कहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जल्द कोविड-19 से उबरने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह को महामारी के टीके कोवैक्सीन की 2 डोज दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस महामारी की जद में वो आ गए। संक्रमित होने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में महामारी के हालात से निपटने के लिए रविवार को 5 उपाय बताए थे और इस बात पर जोर दिया था कि महामारी से मुकाबले के लिए टीकाकरण और दवाओं की आपूर्ति बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। केवल टीका लगाए जाने से कुल संख्या को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कितने प्रतिशत आबादी को टीका लग चुका है। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी से चरमराई अर्थव्यवस्था की। देश में जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है और रही सही कसर अब इस महामारी ने पूरी कर दी, जिसने इकोनॉमी की कमर इस कदर तोड़ी कि अब देश लड़खड़ा गया है। देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ाना तो दूर, रिकवरी करना ही मुश्किल हो गया है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में जब महामारी की पहली लहर ने दस्तक दी थी तो अर्थव्यवस्था फिसलकर निचले स्तर पर पहुंच गई, जिसे मोदी सरकार अब तक संभाल नहीं पाई है। और अब तो सरकार की परेशानी में इजाफा हुआ है, क्योंकि दूसरी लहर ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इसकी रिकवरी करना मोदी सरकार के लिए बेहद मुश्किल है। नोमूर का आर्थिक गतिविधियों के इंडेक्स, नोमूर इंडिया बिजनेस रिजर्वेशन इंडेक्स के मुताबिक लगातार बढ़ रहे मामले देश की आर्थिक रिकवरी की चिंता का विषय बन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी इससे और बुरा समय आना बाकी है, क्योंकि ज़्यादातर राज्य मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से संक्रमण बढ़ोतरी रोकने के लिए पूर्णबंदी का सहारा ले रहे हैं। नोमूर के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पूर्णबंदी अस्थायी हो सकती है, क्योंकि राज्य अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक दबाव ना पड़े, इसके लिए सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव आने वाले हफ्तों में बढ़ सकता है। नोमूर की इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में स्थिति और बिगड़ने वाली है, इससे लोगों पर मुसीबत आने वाली है, लेकिन लगता नहीं कि मोदी सरकार इन हालात का सामना कर पाएगी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।